नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री का गला दबा दिया। राहुल गांधी ने 2.5 घंटे तक उनकी आवाज को दबाए रखा। राहुल गांधी ने इतनी तेज से दबाया कि प्रधानमंत्री, मैं, मोदी और मेरा इस तरह का बोलने की बजाय बोलने लगे कि प्रधानमंत्री का 2.5 घंटे तक गला दबाए रखा, आवाज दबा दी, संसद के अंदर दबा दी। गजब है। प्रधानमंत्री की यह स्थिति राहुल गांधी ने कर दी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद प्रधानमंत्री बता रहे हैं। सुन लीजिए। संसद गठन होने के बाद ये पहला सत्र था। 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। प्रधानमंत्री जब यह बता रहे थे तब संसद के अंदर राहुल गांधी की आवाज को दबाने का काम ओम बिरला कर रहे थे। राहुल गांधी नीट यूजी परीक्षा में युवाओं के साथ हुए खिलवाड़ को लेकर चर्चा कर रहे थे। वो बोल रहे थे और शिक्षा मंत्री से सवाल कर रहे थे कि आखिर आपने एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बना करके किस तरह से अमीरों के बच्चों को पढ़ने का सिर्फ साधन बना दिया है। It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House, through you, sir, there is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. The issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the first question. राहुल गांधी के सवाल वाजिब थे, लेकिन चुप रहे थे सबसे ज्यादा ओम बिरला। I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूं सर। ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूं। इसलिए प्रश्न पूछते हैं। और हालात ये है कि राहुल गांधी के सवाल का जवाब देने की बजाय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सरेआम सदन में झूठ बोलते हैं और कहते हैं पिछले 7 साल में कोई पेपर ही लीक नहीं हुआ है। पिछले 7 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों को झूठ बोलने की बुरी लत है।
आज संसद में मोदी के शिक्षा मंत्री ने साफ झूठ कहा कि पिछले 7 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। पूरा देश जानता है कि पिछले 7 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री सच बोलने से डरते हैं। झूठ बोलना नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों की फितरत है। मोदी सरकार झूठ बोलकर देश को गुमराह कर रही है, युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, उनके मंत्री, उनका संगठन सिर्फ झूठ बोलने का काम करता है, संसद के अंदर भी, अदालतों में भी और तमाम जगहों पर। जबकि सच्चाई यह है कि पिछले 7 साल के भीतर नहीं, 5 साल के भीतर नरेंद्र मोदी की सरकार में 70 पेपर लीक हुए। 70 पेपर, 1-2 नहीं। तो 5 साल में 70 पेपर लीक हुए, लेकिन वो कह रहे हैं एक भी पेपर लीक होने का कोई मामला नहीं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में किस बात का केस चल रहा है? नीट यूजी परीक्षा का मामला चल रहा है और सीबीआई ने दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया है। दर्जनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गुजरात पुलिस ने भी गिरफ्तार किया है, बिहार पुलिस ने भी गिरफ्तार किया है, और भी जगह चल रहा है। इतनी गिरफ्तारी फिर क्यों हो रही है? इस तरह झूठ बोलेंगे क्या आप कभी सोच सकते थे? नहीं तो एक समय में कहा जाता था संसद में बोला है सच ही होगा, वहां तो झूठ हो ही नहीं सकता। लेकिन आज यह स्थिति हो गई है कि सच का गला घोटा जा रहा है। और वो गला कौन घोट रहा है? नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार। जब वो गला घोटते हैं और दूसरों को कहते हैं कि उनका गला घोट रहे हैं, आवाज दबा रहे हैं, वो आवाज दबाते हैं। हर कोई जानता है कि कैसे माइक बंद कर देना ओम बिरला का काम है, कैसे सरकार और नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ न सुनना, यही तो ओम बिरला करते हैं। तो आप इसको समझिए। जब सच की बात हो रही है उस वक्त हम देखें कि किस तरीके से नफरत का खेल किया जा रहा है। और नफरत के खेल पर भी सुप्रीम कोर्ट में बात हुई। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लेखक, प्रोफेसर, पत्रकार अपूर्वानंद और उनके एक साथी ने करी और महुआ मोइत्रा ने करी। इस पर कांग्रेस पार्टी के लीगल सेल के प्रमुख और देश के एक बड़े वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मुकदमा लड़ा। उन्होंने अदालत को बताया कि किस तरीके से मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के इलाकों में पुलिस अफसरों ने लोगों को बाध्य किया है, दुकानों पे अपने नाम लिखिए, अपने कर्मचारियों के नाम लिखिए और न जाने क्या क्या। आप अपने जो बोर्ड है, नेम प्लेट है आपके, उसकी वो बदल दीजिए, उसे जाति धर्म के आधार पर कीजिए, अपने नाम पर कीजिए। होटल का नाम इंडिया होटल नहीं रहेगा, इंडिया रेस्टोरेंट नहीं रहेगा, उसका नाम अब्दुल रहेगा, उसका नाम लतीफ रहेगा, उसका नाम मुल्ला रहेगा, उसका नाम कुछ भी रख लो, लेकिन ये नहीं रखोगे। जबकि हिंदू कोई भी नाम रख सकता है। तो आप इससे समझ लीजिए कि किस ढंग से यह नफरत फैलाने का काम किया गया। और यह फैलाने में सबसे बड़ी भूमिका सरकार की है। सरकार के आदेश पर यह हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता यह कह रहे हैं, मुख्यमंत्री और मंत्री कह रहे हैं, और नरेंद्र मोदी का नफरत का यही मॉडल है। जो कभी नाजी का होता था, जो जर्मनी में चला, हिटलर का होता था, बिल्कुल उसी तरह से हो रहा है। और नफरत की आग लगाई जा रही है जिससे आप आइडेंटिफाई हो और आप पर हमले किए जा सकें। अभी हमने देखा, अभी कांवड़ यात्रा शुरू ही हुई है कि कांवड़ियों ने एक रेस्टोरेंट में घुस करके तोड़ फोड़ करी, गाड़ी तोड़ दी और न जाने क्या क्या किया। और जब वो तोड़ फोड़ कर रहे थे, पुलिस खड़ी थी, कुछ नहीं कह रही थी, कुछ नहीं कर रही।
तो आप समझ सकते हैं किस अराजकता को जन्म देने का काम किया जा रहा है। इस बात का जब जिक्र किया अभिषेक मनु सिंघवी ने, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से कोई आधिकारिक आदेश भी जारी नहीं, कहा जा रहा है स्वेच्छा से करें, और कराया जबरदस्ती जा रहा है। हर जगह पुलिस से भेजे जा रहे हैं, प्रशासन के अफसर भेजे जा रहे हैं, और वो जबरदस्ती करवा रहे हैं और कह रहे हैं यदि नहीं करोगे तो दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, ठेले सब बंद कर देंगे। इवन फल बेचने वालों को तक हो रहा है कि आप अपना लिखिए कि लतीफ आम वाला या कोई केले वाला, तो इस तरह की स्थिति है। तो फलों की भी धर्म हो गया है और भोजन का भी धर्म हो गया है, पानी का भी धर्म हो गया है। इस तरह की दशा हो गई। अभिषेक मनु सिंघवी ने उसमें सारे वो पॉइंट रखे जो चिंता का विषय थे। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19(1) के तहत इस तरह से किया ही नहीं जा सकता है, न कोई आदेश दिया जा सकता है, न कुछ कहा जा सकता है। तब अदालत ने भी पूछ लिया क्या इसका कोई लिखित आदेश जारी हुआ है? उनका नहीं साहब, लिखित आदेश तो है ही नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स हैं, सोशल मीडिया पे उन्होंने अपने विचार दिए हैं, और उन सब के आधार पर अदालत ने उसको संज्ञान लेते हुए तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, तीनों को आदेश दिया कि तत्काल यह रुक जाना चाहिए, और उन तीनों से जवाब मांगा कि आप 26 तारीख तक इस पर अपना जवाब दाखिल करें। अब आप समझिए कि किस तरह का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़े सलीके से योगी आदित्यनाथ के मुंह पर तमाचा मारा है, उनके नफरत के पूरे साजिश पर तमाचा मारा है। क्यों? क्योंकि इस नफरत को फैला करके जिस तरह से दंगे फसाद कराने का काम कराना चाहते हैं वो हम सब जानते हैं, क्योंकि हमें याद है 2013 में किस तरीके से मुजफ्फरनगर में ही दंगे हुए थे, और हुए नहीं थे, कराए गए थे। और वो कराने वाले कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के लोग। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद दंगाइयों के मुकदमे वापस ले लिए योगी आदित्यनाथ ने। दंगाइयों के मुकदमे वापस लेने का यह पहला मामला है। तो इससे आप समझ सकते हैं। बहरहाल किसान आंदोलन ने फिर से एक बार उनको जोड़ा, फिर से एक बार दोनों समाज प्यार से हुए, और मुजफ्फरनगर और पश्चिम उत्तर प्रदेश आगे बढ़ने लगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नफरत नहीं होगी तो हार मिलती है। सहारनपुर हार गए, मुजफ्फरनगर हार गए, शामली हार गए, और तमाम जगह हार गए। और जब यह हार हुई तो फिर से आया कि नफरत कैसे पनपाई जाए। दशकों से कांवड़ यात्रा निकल रही है, शिव भक्त जाते हैं, लेकिन कभी भी इस तरह की स्थिति नहीं हुई। मुस्लिम्स भी उनके लिए प्यार से लंगर लगाते हैं, फूल बरसाते हैं, लेकिन यह स्थिति है कि कैसे मुस्लिम को आइडेंटिफाई किया जाए और सब किया जाए। हालात तो यह हैं कि वहां के प्रशासन ने इस हद तक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम किया, अफसरों ने किया, कि हवा भरने वाले, पंचर बनाने वाले से कहा गया तुम भी लिखो अपना नाम, तो हवा भी हिंदू मुस्लिम हो गई। और हजामत बनाने वाले से कहा जाता है तो हजामत बनाने वाला भी हिंदू मुस्लिम हो गया। यह हालत, तो आप समझ सकते हैं कि उनको भी हिंदू मुस्लिम बना दिया है। और हिंदू मुस्लिम बनाने की यह दशा है कि हर किसी में कैसे बांट दे। अरे भाई, सांस लेते हो तो कोई हिंदू भी लेता है, मुसलमान भी लेता है, दोनों की सांस एक दूसरे को जाती है, तो वो भी तो झूठी हो गई। वहां दलित काम करते हैं, पिछड़े काम करते हैं, दूसरे काम करते हैं, उनको नौकरियों से निकलवाया जा रहा है। किसी हिंदू के होटल में मुस्लिम काम करते हैं, मुस्लिम के होटल में हिंदू काम करते हैं, और हालत यह है कि चुन चुन के मुसलमानों को निकलवाने का काम किया जा रहा है नौकरी से। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह तो नहीं चलेगा। बड़ा शानदार आदेश दिया, और इतना त्वरित ढंग से दिया, अच्छा लगा कि कम से कम थोड़ा सा तो संजीदा हुआ है। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट हर मामले में होता तो बेहतर होता।
नीट मामले में भी उसने दिल्ली आईआईटी को आदेश दिया कि उस सवाल को, जिस एक सवाल के दो दो जवाब जांचे जा रहे थे और सही बताया जा रहा था, तो ऐसी स्थिति में कौन सा जवाब सही है कौन गलत है यह तो बताइए। तो उसके लिए उन्होंने उसको भी एक्सपर्ट करने का कहा है, कल तक उसका जवाब मांगा है। बहरहाल इन सब से एक बात साफ है, धांधली हुई है। यह बात सुप्रीम कोर्ट में सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गड़बड़ी हुई है, लेकिन शिक्षा मंत्री झूठ बोलता है, तो आप समझ लीजिए। तो झूठ बोलने का धंधा चल रहा है, नफरत फैलाने का धंधा चल रहा है, और इसका काम खुद प्रधानमंत्री संभालते हैं। आज जब यह स्थिति होती है तो कांग्रेस पार्टी के लोग जाते हैं और दुकानों में मोहब्बत की दुकान का स्टिकर लगाते हैं। वो मोहब्बत की दुकान का इसलिए लगाते हैं, कहते हैं ना हिंदू ना मुस्लिम, हम सिर्फ मोहब्बत वाले हैं, अब हम यही संदेश देंगे। तो वह संदेश देने की बात कही गई। अखिलेश यादव ने भी कहा अब बोर्ड लगाइए सौहार्द का, तो निश्चित रूप से सौहार्द का बोर्ड लगना चाहिए। तो यह एक बड़ा बेहतरीन संदेश गया है और बेहतरीन तरीके से किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, क्या आपको लगता है कि नफरत से रुक जाएगी? शायद कभी नहीं। इसीलिए शंकराचार्य जी ने भी कहा कि इस तरह की स्थितियां नहीं होनी चाहिए, किसी को जबरदस्ती इस तरह से नहीं करना चाहिए। लेकिन भाजपा का धंधा, राजनीति, सब कुछ इसी से चलता है। प्रधानमंत्री विपक्ष को सबक देते हैं। मैं सभी दलों से आग्रहपूर्वक कहता हूं कि कम से कम जो पहली बार सदन में आए हैं, ऐसे बहुत बड़ी संख्या में हमारे माननीय सांसद हैं और सभी दल में है, उनको अवसर दीजिए, चर्चा में उनके विचारों को प्रकट करने का मौका दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे आने का अवसर दीजिए कि आप ऐसा कीजिए, आप वैसा कीजिए, नैतिकता बताते हैं, रोने लग जाते हैं। अब आप समझिए, प्रधानमंत्री हमारा बार बार कहीं ना कहीं रोने लगता है। इतना रुदाली करने वाला प्रधानमंत्री आपने पहली बार देखा होगा। तो अब प्रधानमंत्री रो रहे हैं क्योंकि उनकी नफरत की दुकान नहीं चल पा रही है और राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान तेजी से आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ धांधली का जो रैकेट है नरेंद्र मोदी का, परीक्षाओं में यूपीएससी की परीक्षा तक अब अछूती नहीं रही है, तो इन सब में उन्हीं के लोग शामिल हैं। जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई, उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? ओके। अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। इसलिए वो परेशान है कि उनकी हर साजिश का खुलासा हो जा रहा है। दूसरी तरफ इस देश के अंदर तमाम संकट चल रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और दूसरे संकट हैं। उनसे निपटने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार सिर्फ अपने एजेंडे को साधने के लिए कर रही है, चुनाव के लिए कर रही है। और इसीलिए नूह में ब्रजमंडल की जो यात्रा निकलती है, उसमें भी साजिश पनपाने का काम शुरू हो गया है। तो जब यह सब खेल चल रहे हों, तो उस वक्त में हर किसी को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यह सरकार आपको मोहब्बत से नहीं रहने देगी। भले ही अदालत कितना भी तमाचे मारे, लेकिन ये झूठ और नफरत के ही बूते इस जगह बैठे हैं, तो उसको पनपाने के लिए कुछ भी करेंगे। जय